Hello my dear students. In the previous lecture we have discussed the half yearly examination question paper of class 12. In the series continuation we will today discuss the paper of class 11 half yearly examination. Okay, we will discuss each and every concept very minutely and try to understand the concept behind the question. Okay, तो स्टार्ट करते हैं आज अपन हाफ ईयरली का पेपर. फर्स्ट जो क्वेश्चन सीरीज अपने पास है दैट इज ऑफ एमसीक्यू पैटर्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन. फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है. मास, एंगुलर वेलोसिटी, मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो बहुत सिंपल द कॉन्सेप्ट है. कोई भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है डिपेंड करने वाला नहीं करने वाला तो उसके लिए अपने को मेन फॉर्मूला पता होना चाहिए. मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर. I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर. I का मतलब क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. M का मतलब क्या है? मास. R का मतलब क्या है? डिस्टेंस. किससे? एक्सिस ऑफ रोटेशन से. तो मास पे तो डिपेंड कर रहा है. क्वेश्चन ही पूछ रहा है किस पे डिपेंड नहीं कर रहा. तो फर्स्ट ऑप्शन तो हो नहीं सकता आपका. सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है? एंगुलर वेलोसिटी. थर्ड ऑप्शन कह रहा है मास डिस्ट्रीब्यूशन. तो थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि मास है तो मास डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा डिपेंडेंस. और फोर्थ है एक्सिस ऑफ रोटेशन. क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन पे कौन डिपेंड करता है? डिस्टेंस आर. तो कौन सा ऑप्शन बचा अपने पास? ऑप्शन नंबर बी. किस पे डिपेंड नहीं करता? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा पे. एंगुलर वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा से. और अपने को पता है इसके फॉर्मूले के अंदर कहीं भी ओमेगा नहीं है. इसका मतलब ये एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता. ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन था रोटेशनल मोशन से. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम टेकन मोशन ऑफ द बॉडी इज. ओके, क्वेश्चन ही कह रहा है कोई ऑब्जेक्ट है उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम के किसके प्रोपोर्शनल है? स्क्वायर के. तो आपसे ये पूछ रहा है एक्सेलरेशन क्या होगा. तो सिंपल द कॉन्सेप्ट है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है दैट इज डिपेंडेंट ऑन स्क्वायर ऑफ टाइम. दैट इज डिपेंडेंट ऑन स्क्वायर ऑफ टाइम. ओके, अब अगर डिस्प्लेसमेंट अगर आपका टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो अपने को कॉन्सेप्ट पता है कि डिस्प्लेसमेंट से पहले वेलोसिटी फाइंड आउट करो डिफरेंशिएट करके और फिर एक्सेलरेशन. तो आप एक्सेलरेशन हमेशा कैसा मिलेगा आपको? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपका करेक्ट आंसर है. सिंपली क्या करना है? इसको डिफरेंशिएट करना है वेलोसिटी और वेलोसिटी से क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन के लिए आपको क्या मिलेगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आंसर आएगा. ओके, थर्ड क्वेश्चन आपका है द रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन. ओके, लीनियर एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं अपन? ए से. और एंगुलर एक्सेलरेशन को किससे करते हैं? अल्फा से. तो डायरेक्ट रिलेशन है ए इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर. ओके, ए इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर. तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा. कोई भी लीनियर क्वांटिटी को अगर आपको रोटेशनल में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है? रेडियस वेक्टर से, डिस्टेंस से. तो लीनियर क्वांटिटी किस में कन्वर्ट हो जाती है? रोटेशनल के अंदर. ओके, मूविंग टू द फोर्थ क्वेश्चन द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? दैट इज ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन नंबर सी. इसका थर्ड का ऑप्शन नंबर ए था और फोर्थ का ऑप्शन नंबर सी होगा. कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा आपके पास? m1 l की पावर -1 t की पावर -1. ये ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आता है क्वेश्चन नंबर 5. इफ द अर्थ स्टॉप रोटेशन अबाउट इट एक्सिस देन व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अगर अर्थ जो कंटिन्यूस अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट हो रहा है वो रोटेट होता होता रुक गया. ओके, इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी उसकी क्या होगी? 0. तो जी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? जी का मतलब क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब अपने को पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के जो सिंपल फॉर्मूलेज होते हैं उसके अंदर एंगुलर वेलोसिटी का कोई रोल नहीं है. चाहे नॉर्मल जी की बात करते हैं चाहे जीएच की या जीडी की. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ कोई भी ओमेगा के ऊपर डिपेंड नहीं करता. तो अपना आंसर क्या रहेगा? सी, दैट इज अनचेंज. तो फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा आपका? अनचेंज. जब कोई पैरामीटर किसी पे डिपेंड ही नहीं करता तो चाहे आप कम कर दो वैल्यू बढ़ा दो उसका रिजल्टेंट हमेशा क्या रहेगा? अनअफेक्टेड रहेगा, अनचेंज रहेगा. तो ये सारे एमसीक्यूज थे आपके 1 to 5. नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं अपन. क्वेश्चन नंबर 6 एमसीक्यू पैटर्न का है. ऑन रिड्यूसिंग द टेम्परेचर सरफेस टेंशन विल बी. अपने को सिंपल द कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि सरफेस टेंशन और टेम्परेचर बेसिकली एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड होते हैं. कैसे रिलेटेड होते हैं? इनवर्सली. ध्यान रखना अभी हमेशा.
तो क्वेश्चन कह रहा है कि टेम्परेचर को क्या क्या अपन ने कम किया, अगर टेम्परेचर कम किया तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन नंबर ए रहेगा। क्लियर है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट अपने को पता होना चाहिए कि दोनों में कैसा रिलेशन रहता है, इनवर्स। तो कोई भी एक बढ़ेगा तो दूसरा अपना आप ही कम हो जाएगा। 7th क्वेश्चन है, ड्यू टू विच प्रॉपर्टी इट इज पॉसिबल टू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड विद चॉक। आप देख रहे हो कि मैं भी स्मार्ट बोर्ड के ऊपर अभी मार्कर से ये स्मार्ट पेन से लिख रहा हूँ, चौक से ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखा जाता है, मार्कर से लिखा जाता है। कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? फर्स्ट है कोहेसिव फोर्स, सेकंड है एडेसिव, थर्ड है सरफेस टेंशन और फोर्थ है विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, क्रॉस हो गया। सरफेस टेंशन फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। अब फोर्स दो बची आपके पास, कोहेसिव और एडेसिव फोर्स। दोनों में क्या डिफरेंस होता है कि कोहेसिव फोर्स तो लगती है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, और दो अलग अलग सब्सटेंस है उनके बीच में लगने वाली फोर्स क्या कहलाती है, एडेसिव फोर्स। और इसको याद करने की छोटी ट्रिक क्या है, एडेसिव का मतलब क्या होता है, जिससे कोई चीज अपन चिपका देते हैं किसी को, एडेसिव कहते हैं ना, ग्लू इज अ काइंड ऑफ एडेसिव। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इस मार्कर से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये इसको टच कर रहा है तो इसकी इंक इसके ऊपर आ रही है, तो मार्कर पे या ब्लैक बोर्ड पे क्यों लिख पाते हैं, ड्यू टू एडेसिव नेचर ऑफ दिस। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एडेसिव फोर्स। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एडेसिव किसके बीच में लिखती है, बिटवीन द डिफरेंट सब्सटेंस, और कोहेसिव किसके बीच में लिखती है, बिटवीन सेम सब्सटेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है the weight, question number 8, the weight of any object at the center of the earth will be, center of the earth के ऊपर weight का फॉर्मूला क्या रहेगा? तो weight का बेसिक कॉन्सेप्ट अपने को बताया, W इज इक्वल टू क्या होता है आपका, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, mg। और सेंटर के ऊपर आप अगर पहुंच गए तो सेंटर पे भी g क्या हो जाएगा, g की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो वेट आपका क्या मिलेगा, 0, दैट इज इक्वल टू 0। ओके, ये अपन ने पढ़ रखा है कि जो g की वैल्यू होती है वो हाइट के साथ भी रिड्यूस होती है और डेप्थ के साथ भी रिड्यूस होती है। g की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ रहती है, अर्थ सरफेस पे। हाइट पे जाओगे तो भी g कम होगा और डेप्थ में जाओगे तो भी g कम होगा। तो अल्टीमेटली अर्थ के अगर आप सेंटर पे चले जाओगे तो वेट क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। जो फर्स्ट पार्ट था एमसीक्यूज, आप इनसे अपने आंसर मैच करके आप प्रेडिक्ट कर सकते हो आपकी मार्किंग कितनी हो रही है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जो फिलिप्स पैटर्न का है। ओके, फर्स्ट पैटर्न, द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर आपने देखा होगा कि कैसा पाथ रहता है। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जब अपन पढ़ते हैं तो सिंपली जो पाथ देखा होगा आपने वो इस तरह का बनता है, हाँ या नहीं? ये पाथ क्या कहलाता है आपका, पैराबोला या पैराबोलिक पाथ। क्या कहलाएगा आपका, पैराबोलिक पाथ कहलाएगा। ओके, पैराबोलिक पाथ बनता है। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल हो, कोई भी प्रोजेक्टाइल हो, पाथ कैसा रहता है आपका, पैराबोलिक। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, या वी कैन से द मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है दैट इज इक्वल टू इम्पल्स। तो इसको अपन कैसे लिखते हैं, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कैसे डिनोट करते हैं, वेक्टर j इज इक्वल टू p2 माइनस p1। p अपने को पता है क्या होता है आपका, लीनियर मोमेंटम। तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहती है, इम्पल्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ, या ओनली चेंज ऑफ मोमेंटम। इसको रेट नहीं कहेंगे अपन। रेट कब कहते हैं, अगर इसके अपॉन में क्या आता, टाइम आता। टाइम आ नहीं रहा है तो इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम। और फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, तो जनरल न्यूमेरिकल में क्या फॉर्मूला यूज में लेते हैं, m v माइनस u। u आपकी इनिशियल वेलोसिटी है और v कौन सी है आपकी, फाइनल वेलोसिटी है। तो ये रिलेशन आपका काम आएगा इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम में कि इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ या डिफरेंस ऑफ मोमेंटम, ना कि रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का मतलब कब आता है, जब इसके अपॉन में क्या दे रखा होता, टाइम। जब भी रेट की बात की जाती है इसका मतलब उसकी वैल्यू लिखनी है किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का सिंपल सा मतलब क्या होता है भाई, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स F अपॉन L रहता है बेसिकली इसका फॉर्मूला। तो इसका जो डायमेंशन बनता है आपको वो क्या मिलेगा, mt माइनस 2। सरफेस टेंशन का जो जनरल कॉन्सेप्ट रहता है वो फॉर्मूला क्या रहता है, एक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी था, सेकंड क्या रहेगा, सरफेस टेंशन। तो इसका रहेगा आपका mt माइनस 2। ओके, ये आपका आंसर होगा इस किसका, आपके फिलिप्स नंबर 3 का। यहां तक कोई डाउट है किसी को?
सारे क्वेश्चन जो भी आपके पैटर्न के अंदर एग्जामिनेशन में पूछे गए वो डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर कोई भी क्वेश्चंस को डिफॉर्म नहीं किया, ट्रिकी नहीं बनाया, सिंपल क्वेश्चन है जो आप डायरेक्टली आपने क्लासेस के अंदर पढ़े हुए हैं। ओके, अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो टोटल दे रखे आपके 12 क्वेश्चन 1 मार्क ईच रेटिंग के है ये। ओके, अब सबसे पहला क्वेश्चन है ए बॉडी इज मेड बाय 2 पार्टिकल्स हुज मासेस आर। ओके, ये क्वेश्चन बेसिकली रोटेशनल से रिलेटेड है, चैप्टर से, जिसके अंदर टॉपिक था आपका सेंटर ऑफ मास। क्वेश्चन कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है जिसमें 2 पार्टिकल से मिलकर बना है, फर्स्ट है 6 ग्राम का और सेकंड है 2 ग्राम का। अब क्वेश्चन ही कह रहा है इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो जो पैरामीटर गिवन है अपन वो लिख देंगे। पहले का मास कितना है अपने पास 6 ग्राम है और दूसरे का मास कितना है अपने पास 2 ग्राम है। जो जो क्वेश्चंस में एंट्री दे रखी है वो अपन लिखते जाएंगे, ताकि क्वेश्चन जब फ्रेम हो जाता है तो आपको आइडिया हो जाएगा क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट क्या है। दूसरी चीज है द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। 2 पार्टिकल बता रखे हैं इन्होंने, तो 2 पार्टिकल होंगे तो देखो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके यहाँ पे 6 हो जाएगी और y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे आपकी -7। ये मिलके पहला पार्टिकल हो गया आपका, इसको नाम दे देते हैं P1। और दूसरा पार्टिकल कौन सा है 2,9, तो P2 के लिए क्या हो जाएगा आपका x2 क्या हो जाएगा आपका 2 और y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 9। जैसे ही आप क्वेश्चन के अंदर फ्रेमिंग करोगे, फ्रेमिंग मीन्स यहाँ पे जो पैरामीटर्स है उनकी वैल्यू रखोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल। तो सेंटर ऑफ मास के अंदर सिंपल सा फॉर्मूला होता है XCM और YCM। तो XCM का मतलब क्या हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ मास ऑफ कोऑर्डिनेट कौन सा x कोऑर्डिनेट, और YCM का मतलब क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ मास ऑफ y कोऑर्डिनेट। तो XCM की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन में टोटल मास कितना हो जाएगा m1 प्लस m2। ऐसे कैसे YCM की वैल्यू क्या हो जाएगी YCM की वैल्यू क्या हो जाएगी m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन में क्या आ जाएगा टोटल मास दैट इज अगेन m1 प्लस m2। तो ये सिंपल से फॉर्मूला ये कहलाएगा आपका सेंटर ऑफ मास ऑफ x कोऑर्डिनेट, ये हो जाएगा सेंटर ऑफ मास ऑफ y कोऑर्डिनेट। m1 m2 की वैल्यू आपको पता है, x1 y1 की वैल्यू आपको पता है, x2 y2 की वैल्यू पता है, सिंपली वैल्यू पुट करके आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, दिस इज सिंपली द एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला। आप चाहो तो इस पूरी स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आपको पीडीएफ भी इसकी अवेलेबल मिल जाएगी, आपको ऐप के ऊपर भी और यूट्यूब की भी आपको इसकी मिल जाएगी पीडीएफ। वैल्यूज पुट करो और आंसर आपको मिल जाएगा। अगर कोई थर्ड पार्टिकल भी होता तो उसके लिए क्या निकालना पड़ता ZCM। जनरल फॉर्मूला आपने को पता होना चाहिए, मास इंटू डिस्टेंस प्लस मास इंटू डिस्टेंस प्लस मास इंटू डिस्टेंस अप टू n टर्म्स अपॉन टोटल मास। 2 पार्टिकल थे तो 2 टर्म के लिए अपन ने बना दिया फॉर्मूला, 3 होती तो 3 के लिए बन जाता, 4 होती तो 4 के लिए बन जाता। ओके, ये क्वेश्चन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। अब मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सेकंड क्वेश्चन अपने को पता है लीनियर मोमेंटम का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अब क्वेश्चन ये कहता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है, तो वो क्या कहता है मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन। कोई 2 ऑब्जेक्ट है आपस में टकरा रहे हैं, तो टकराने के पहले पैरामीटर अपने को पता है, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी u1 u2, फाइनल क्या हो जाएगी v1 और v2। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या हो जाएगा आपका बेसिकली m1 u1 प्लस m2 u2। अगर अपने पास 2 पार्टिकल है, जैसे फर्स्ट का मास क्या है m1 और दूसरे का मास क्या है आपके पास m2, ये कितनी वेलोसिटी से चल रहा है u1, ये किससे चल रहा है u2, आपस में कोलाइड हो गई, ये दोनों आपस में कोलाइड हो गए, तो टकराने के बाद क्या हो जाएगा m1 कितनी वेलोसिटी से जाएगा v1 और m2 कितनी वेलोसिटी से चला जाएगा आपका v2 से चला जाएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन मस्ट बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, m1 v1 प्लस m2 v2। ये मेन रिलेशन होता है। बस इसमें क्या होगा, अगर कह देगा एक पार्टिकल रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी को क्या कर दोगे आप 0 कर दोगे। ये लीनियर वाला केस है। ऑब्लिक वाले केस में एंगल का कॉन्सेप्ट जुड़ जाता है, जिसमें जेई नीट के अंदर आपने क्वेश्चन देखे होंगे जिसमें ऑब्लिक
रहता है बेसिकली। एक ऑब्जेक्ट है जो ब्लास्ट हो गया 3 अलग अलग पीसेस में, 2 टुकड़ों में, 3 टुकड़ों में, 4 टुकड़ों में, वहां पे एंगल का कॉन्सेप्ट आ जाता है बस। बाकी मेन कॉन्सेप्ट ये रहेगा मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये आपका है सेकंड क्वेश्चन। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। थर्ड क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर इन .0008। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। अपने पास एक नंबर दे रखा है 0.000 और 8। अपने को ये पूछा गया है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर जो इसके अंदर आपको मिलेंगे दैट इज इक्वल टू ओनली 1। कौन है सिग्निफिकेंट फिगर में? 8 है। ओके, उसका रीजन क्या होगा कि इसके नॉन जीरो के पहले जो डेसिमल के बाद जीरो होते हैं उनको अपन काउंट नहीं करते, तो ये तीनों तो काउंट होंगे नहीं। तो पीछे बचा क्या आपके पास? 8 बचा। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा? आंसर आपका 1 हो जाएगा। सिंपली रूल्स होते हैं, 4-5 रूल्स पढ़े हुए होने चाहिए, उसके बाद कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। ओके, अगला क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ। ओके, फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है अपने को एक वेक्टर दे रखा अपने को, वेक्टर की वैल्यू क्या है? 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। ये वैल्यूज अपने को गिवन है, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। अपने को कहा गया है इनका क्या बताना है? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या होता है? जैसे अगर कोई वेक्टर है r, उसको मैं कह रहा हूं यूनिट वेक्टर, तो उसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या होता है? वेक्टर r अपॉन उसका क्या करना पड़ता है? मैग्नीट्यूड। ये मेन फॉर्मूला है यूनिट वेक्टर का कि वेक्टर r अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। नाम से पता होना चाहिए यूनिट वेक्टर का मतलब 1, जिसकी वैल्यू क्या होगी? मैग्नीट्यूड तो क्या होगा? 1। लेकिन अब क्या होगा? मैग्नीट्यूड 1 है तो काम क्या आता है? कि डायरेक्शन बताने के लिए काम आता है। अगर आई कैप लिखा है तो एक्स डायरेक्शन में, जे लिखा है तो y में, और ये क्या हो जाएगा? z के अंदर। तो यूनिट वेक्टर का मेन सोल पर्पस क्या होता है? टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन। अब यूनिट वेक्टर अपने का किसका कैलकुलेट करना है क्वेश्चन के अंदर? इसका कैलकुलेट करना है। तो ये खुद वेक्टर तो दे रखा है अपने को, क्या कैलकुलेट करना है? सपोज इसको नाम दे देते हैं अपन ए वेक्टर। क्या नाम देते हैं? ए। अब अपने को क्या कैलकुलेट करना है? ए का मैग्नीट्यूड। तो कुछ नहीं करना है, सारी टर्म्स को किस में डालना है? अंडर रूट के अंदर, और स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। 2 का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पे माइनस है, माइनस का स्क्वायर करोगे तो भी क्या आएगा? प्लस आएगा। और ये क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर। सबको स्क्वायर करके ऐड कर दिया तो 4 प्लस 1 5, और 5 और 9 कितना हो जाएगा? 9 प्लस 5 14। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? अंडर रूट ऑफ 14। ये अपने को क्या मिल गया? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। और वेक्टर ए अपना ये पूरा अवेलेबल है ही है, तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा भाई? इसको किससे डिनोट करेंगे? ए कैप। वेक्टर ए की वैल्यू लिख दो, क्या आएगी? 2i कैप जो क्वेश्चन में गिवन है, माइनस जे कैप प्लस ऑफ 3k कैप, और अपॉन में क्या करना है? इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट 14। ये आपका हो गया आंसर। किसी का भी यूनिट वेक्टर निकालना आसान होता है, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड क्या करना है? जितनी भी टर्म्स दे रखी है आई जे के के कोफिशिएंट है, उसको स्क्वायर करके ऐड कर दो और किस में लगा दोगे? अंडर रूट के अंदर। तो आपको क्या मिल जाएगा? मैग्नीट्यूड। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 4। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 ये कह रहा है कि अपने पास एक पार्टिकल है जिसके डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी है। क्या दे रखी है डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन? xt इज इक्वल टू 5t क्यूब, xt इज इक्वल टू 5t क्यूब प्लस 10t प्लस 5। पहली चीज तो अपने को ये पता होनी चाहिए, x जो है आपका किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे, इसलिए ऐसे लिखा है। अगर x की वैल्यू फिक्स होती है, जैसे x इक्वल टू 5, तो xt लिखने की जरूरत नहीं है, उसको क्या लिखते हैं अपन? x इक्वल टू 5 लिखते हैं। xt का मतलब x की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? t पे। अब इक्वेशन में दिख रहा है कि अगर मैं t को 0 कर दूं तो वैल्यू दूसरी मिलेगी, t की जगह 1 रखूं तो वैल्यू दूसरी मिलेगी, t की जगह 2 रखूं तो वैल्यू क्या मिलेगी? दूसरी मिलेगी। इससे ये चीज समझ में आ गई, x की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? टाइम पे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आपको दे रखी है, कैलकुलेट क्या करना है? एक्सेलरेशन करना है। क्या कैलकुलेट करना है? एक्सेलरेशन। और वो भी कितने पे करना है? जब टाइम की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? आपके 2 सेकंड के। बहुत सिंपल एप्लीकेशन है कॉन्सेप्ट का। सबसे पहले xt दे रखा, तो वेलोसिटी अपने को पता है, v बराबर क्या होता है? dx अपॉन dt। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? dx अपॉन dt करना है, x की वैल्यू रखेंगे ब्रैकेट में, अपन क्या आएगा?
5t³ प्लस 10t प्लस 5। सारे बच्चे बहुत ढंग से देखे ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट से समझाएंगे। अगर किसी को नहीं भी आता है तो अभी क्वेश्चन को सोल्व करते करते कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएगा। आपने को क्या करना है कि डिस्प्लेसमेंट को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगी आपको, वेलोसिटी। अब डिफरेंशिएट कैसे करते हैं भाई, 5t³ है तो फॉर्मूला क्या कहता है, पावर आगे आ जाएगी और पावर में से 1 रिड्यूस हो जाएगा। तो क्या होगा, 5 और 3 क्या हो जाएंगे आपके, 5 और 3 क्या हो जाएंगे, 5 3 जा क्या हो जाएगा 15 और पावर एक कम कर दी तो क्या हो जाएगा t की पावर 2। 10t का करोगे डिफरेंशिएशन तो क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा भाई 10t का क्या मिलेगा आपको 10, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 और इंटू 1 कर दिया, और प्लस 5 का क्या मिलता है, कांस्टेंट का क्या होता है 0। तो पीछे क्या रखे अपने पास टर्म यहाँ पे 15t² प्लस ऑफ 10। ये वैल्यू किसकी मिली है भाई आपको, वेलोसिटी की। अपने को वेलोसिटी नहीं चाहिए, अपने को क्या कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, a = dv/dt। जो वेलोसिटी मिली है उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो वापिस वही कॉन्सेप्ट, पावर आगे आ जाएगी, 15 2 जा क्या हो जाएगा 30 और पीछे क्या रह जाएगा t की पावर 1 और वापिस कांस्टेंट 10 आपका कांस्टेंट हो गया, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। तो पीछे एक्सेलरेशन की वैल्यू अपने को क्या मिल गई, अपने को एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई यहाँ पे 30t। अब क्वेश्चन अपने को एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, वो कह रहा है एक्सेलरेशन बताओ जब टाइम की वैल्यू क्या है 2 सेकेंड। तो कुछ नहीं करना है, इसके अंदर t की जगह क्या रख देंगे 2 रख देंगे। तो यहाँ पे a ब्रैकेट में क्या लिखेंगे t = 2 तो क्या हो जाएगा 30 × 2 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 32 जा 60। यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका ध्यान रखना क्योंकि फिजिक्स के अंदर यूनिट्स डायमेंशन काफी मायने रखते हैं, तो कोई भी आंसर विदाउट यूनिट आपका नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करनी हो कैसे भी करनी हो आपको तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि x का डिफरेंशिएशन करोगे तो v मिलेगा और v का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, a मिल जाएगा। ये सारे आपस में इंटरचेंज होते हैं। कई बार अगर ऐसा क्वेश्चन रिवर्स आ जाता है कि अभी आपको x दे रखा था v पूछा है और अगर आपको v दे रखा है x पूछा है तो क्या करना पड़ेगा भाई, इसको उधर भेज देंगे तो डिफरेंशिएशन उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन। तो सेम क्वेश्चन फिर किस कॉन्सेप्ट से सॉल्व होगा, इंटीग्रेशन से। ओके तो ये क्वेश्चन नंबर था आपका 5। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आराम से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ 2 डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी बतानी है जिनका डायमेंशन नहीं होगा। mlt की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 0। डायमेंशन का मतलब आपने पढ़ा हुआ है, डायमेंशन का सिंपल सा मतलब क्या होता है, किसी भी फॉर्मूले में mlt कितना है, m कितना है, l कितना है और t कितना है। और डायमेंशन लेस होने का मतलब क्या होगा भाई, डायमेंशन लेस होने का मतलब क्या हो गया आपका कि उसमें mlt की वैल्यू क्या होगी 0। तो सारे वो रेशियो जिसमें सेम वैल्यूज का रेशियो होता है, जैसे एंगल हो गया आपका, है ना, इसके अंदर जिसके अंदर सेम चीजों का रेशियो लिया जाता है उसके डायमेंशन की क्वांटिटी आपको क्या मिलेगी, आंसर क्या मिलेगा 0। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स हो गया, स्ट्रेन हो गया, ये सारी डायमेंशनलेस क्वांटिटी। आपको सिर्फ कोई भी 2 के नाम लिखने हैं इसके अंदर। ओके मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7। विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। कौन सा ग्राफ बनाना है अपने को, यहाँ पे वीटी ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ से एक क्वेश्चन आ रखा है, इसका एक क्वेश्चन और बताएंगे आपको ताकि फर्दर एग्जामिनेशन के अंदर आपकी गलती के चांस नहीं रहेंगे। ये आपका वेलोसिटी आ गया, ये आपका टाइम आ गया। सपोज ये आपका ग्राफ है, आपसे ये पूछ रहा है इस ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है ना। तो स्लोप का सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जनरल फॉर्मूला क्या होता है कोई भी ग्राफ के स्लोप का, y एक्सिस का कंपोनेंट अपॉन x एक्सिस का कंपोनेंट। ओके तो यहाँ पे y एक्सिस पे कौन आ रहा है, यहाँ पे कौन आ रहा है भाई वेलोसिटी, और x एक्सिस में कौन आ रहा है आपका टाइम, v/t। अब अपने को पता है कि v/t एक्चुअल में क्या होता है आपका, वेलोसिटी अपॉन टाइम किसके बराबर होगा आपका, एक्सेलरेशन के। यस और नो। तो अपन क्या कह सकते हैं, स्लोप यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके एक्सेलरेशन को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन को। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जिसमें ये पूछा था कि स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर इसी क्वेश्चन के अंदर ही अगर आपको एंगल थीटा दे रखा होता, एंगल दे रखा होता, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या बन जाता,
tan थीटा के बराबर हो जाता। जो भी tan की वैल्यू आप कैलकुलेट करते हैं, एंगल 30 डिग्री था तो tan 30 डिग्री उसका आंसर हो जाता, 50 होता, 60, 70 जो भी वैल्यू दे रखी थी उसका tan कैलकुलेट करो, आपको क्या मिल जाता, स्लोप मिल जाता। इसी टाइप के क्वेश्चंस में से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि इसका एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है। सपोज ये ऐसा ग्राफ बना हुआ होता और अपने से ये पूछ लिया जाता कि एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया। तो एरिया के लिए कुछ नहीं करते हैं, जो एक्स और वाई कंपोनेंट को दोनों को आपस में क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। एक्स और वाई कंपोनेंट को क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी इंटू टाइम नहीं पता, स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस। तो वेलोसिटी इंटू टाइम क्या हो जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट। तो एक ही क्वेश्चन से अपन ने दूसरा क्वेश्चन भी कर लिया कि वेलोसिटी इंटू टाइम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट। और तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करके बताओ। तो आपको क्या करना है, जो भी ज्योमेट्रिकल फिगर बन रहा है या ट्राइंगल बन रहा है तो ट्राइंगल का एरिया निकाल दो, वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। स्क्वायर बन रहा है तो स्क्वायर का एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट को। तो ये तीन अलग अलग तरह के क्वेश्चन आपके सेम क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। बहुत सिंपल है। ग्राफ के अंदर जनरल इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो स्लोप का पूछा जाएगा आपसे या एरिया का। स्लोप के लिए तो क्या करते हैं, वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट, और एरिया के लिए क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, दोनों के मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या देखा, किसके बराबर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट के। तो एरिया क्या होगा आपका, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो एरिया कैलकुलेट करना आता है बेसिक फॉर्मूले से, तो आपको आराम से क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द ओके। अब इतने क्वेश्चन होने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज रिलेटेड टू वर्क एनर्जी थ्योरम। बहुत सिंपल था, ये पूछा है कि व्हाट डू यू मीन बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। तो थ्योरम के नाम के अंदर इसका मतलब छुपा हुआ है कि वर्क और एनर्जी को रिलेट करवाया। ठीक है, वर्क और एनर्जी को क्या करवाया, रिलेट करवाया। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। और काइनेटिक एनर्जी का चेंज क्या होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। ये कहलाती है आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल हो जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी का फंडामेंटल फॉर्मूला आपको पता है, हाफ mv², हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर होता है बेसिकली। ये थ्योरम का डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है और फॉर्मूले से न्यूमेरिकल भी काफी आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब जब इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी आपके, हाफ mv², और इनिशियल की वैल्यू क्या होगी, हाफ mu²। ऑब्जेक्ट सेम है तो मास तो क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, 1/2m, और ब्रैकेट में क्या रहेगा, v² माइनस u²। ये फॉर्मूला डायरेक्ट आप काम में ले सकते हो किसके अंदर, न्यूमेरिकल्स के अंदर। जब आपको इनिशियल फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, मास दे रखा है, और क्या पूछा जा रहा है आपसे, वर्क डन। वैल्यू पुट करो, आंसर आपको मिल जाएगा। पर इस एग्जाम के अंदर तो सिर्फ ये पूछा था थ्योरम को स्टेट करना है, तो ये स्टेटमेंट और उसका फॉर्मूला आ गया। ये अगर क्वेश्चन आ जाता है तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका ग्रेविटेशन से लिया गया है। राइट द केपलर सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशंस। 9th क्वेश्चन आपका रिलेटेड है केपलर्स लॉ से। किससे रिलेटेड है, केपलर्स लॉ से। अपने को पता है केपलर ने बेसिकली 3 लॉ दिए थे रिलेटेड टू ग्रेविटेशन। फर्स्ट लॉ क्या था आपका, बेसिकली लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, के सन के चारों तरफ जो प्लैनेट्स होते हैं वो फिक्स इलेप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं। सेकंड क्या था आपका, जो अपन क्वेश्चन आपके आ रखा है, लॉ ऑफ एरियाज, और थर्ड क्या था आपका, लॉ ऑफ पीरियड्स। तो सेकंड लॉ क्वेश्चन ये कह रहा है, सेकंड लॉ क्या कहलाता है आपका, इसको क्या नाम देते हैं भाई, लॉ ऑफ एरियाज। क्या कहलाएगा आपका, लॉ ऑफ एरियाज। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक इलेप्टिकल स्ट्रक्चर बनाया था अपन ने, सन यहाँ पे लोकेटेड था वन ऑफ द 2 फोसाई के ऊपर, और ये पाथ और ये पाथ था, यस और नो। तो कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ एरिया क्या कहता है कि दिस एरिया इज इक्वल टू दिस एरिया। ओके, दिस एरिया इज इक्वल टू दिस एरिया। ये आपका सन है और ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, और इसको नेम दिया सी और डी। तो लॉ ऑफ एरिया क्या कहता है, एरिया ASB must be equal to area of CSD, where S denote the sun। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है, लॉ ऑफ एरिया क्या कहता है कि दोनों एरिया आपके क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे।
अब क्योंकि दिखने में अपने को थोड़ा अजीब लग रहा है कि दोनों एक बड़ा एरिया दूसरा छोटा एरिया कैसे बराबर हो सकता है, तो उसका रीजन क्या होगा कि जब कोई प्लैनेट सन के चारों तरफ रोटेट करता है तो अपने को पता है कि सन की पास वाली पोजीशन क्या कहलाती है, पेरीहेलियन, और दूर वाली पोजीशन क्या कहलाती है, एपीहेलियन। अब क्या होगा, जब कोई भी प्लैनेट रोटेट होता सन के पास में आता है तो उस टाइम उसकी लीनियर वेलोसिटी हाई हो जाती है। लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाती है, हाई। और कौन सी वेलोसिटी हाई होती है, एरियल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी। ओके, और जब वेलोसिटी हाई होती है तो उसको सन के पास जब रोटेट होता है, यहाँ पे टाइम की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट इंक्लूड है इसके अंदर। ये केपलर ने अपनी थ्योरी में बताया था, और सेम कॉन्सेप्ट को रोटेशनल मोशन के अंदर भी प्रूफ किया जा सकता है बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, सेम कॉन्सेप्ट भी आपका है कि जब आपका डिस्टेंस कम होता है तो आपका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये रिलेशन उसके अंदर भी प्रूव हो रखा है। तो केपलर का सेकंड लॉ पूछा था जो अपन ने एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट पार्ट के ऊपर ये आपके 9th क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सेज derive the relation between linear momentum and kinetic energy। तो अपने को पता है क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर लीनियर मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं, मास इनटू वेलोसिटी से, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। तो आज आपको बहुत सिंपल ट्रिक बताएंगे कि एक फॉर्मूले से दूसरे फॉर्मूले में अपन कैसे पहुंच सकते हैं। तो करना कुछ नहीं है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई कर दिया, m से। तो न्यूमरेटर में क्या टर्म बन जाएगी, m² v² अपॉन डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगी, 2m। अब आपको पता है कि m इंटू वी क्या होता है, मोमेंटम होता है। तो m² v² को अपन क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2m। यस और नो। अब रिलेशन, ये तो पहला रिलेशन हो गया काइनेटिक एनर्जी का, और इसी रिलेशन को अगर अपन मॉडिफाई करके लिखें तो क्या लिखेंगे, p² इजिकल टू क्या होगा, 2m इंटू के, और p बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट आपका 2m के। ये दोनों रिलेशन आपके सही है। पहला रिलेशन काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में बता दिया, दूसरा इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम बता दिया। ये सिंप्लीफाइड रिलेशन है। ओके, एक और भी मेथड हो सकता है कि आप यहाँ से v की वैल्यू क्या हो जाएगी, p अपॉन m। जो फर्स्ट इक्वेशन बना के सेकंड में पुट करोगे तो भी सेम रिजल्ट आपको मिलेगा। इट्स ऑल अप टू यू। दोनों सिंपल कैलकुलेशन है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। तो ये रिलेशन आपका रह जाएगा। ओके, अब मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 सेज राइट टू एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। पास्कल लॉ बेसिकली अपने को पता है किससे रिलेटेड होता है, लिक्विड के प्रेशर से, P फॉर पास्कल और P फॉर प्रेशर। तो इट सेज लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर इन इट थ्रू इट। ओके, तो दो एप्लीकेशन क्या हो जाएंगे, जो एक तो हाइड्रोलिक लिफ्ट हो जाएगा और एक हाइड्रोलिक ब्रेक हो जाएगा, जिसके अंदर हल्का सा फोर्स लगाते हैं लेकिन वो लार्ज फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है, जो बेसिकली अपने डेली रूटीन के एप्लीकेशन के अंदर काम में आता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट के अंदर, हाइड्रोलिक ब्रेक्स के अंदर जो व्हीकल्स में यूज में लिया जाता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है write the formula for Poisson ratio। it is simply the ratio of lateral strain upon linear strain। okay, दोनों स्ट्रेन को जब आपस में रिलेट करवा देते हैं तो आपका किसकी वैल्यू मिल जाएगी, पॉइजन रेशियो की। इट की सिंपली द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन, दिस इज नोन एज द पॉइजन रेशियो। ओके, सो आज इस लेक्चर के अंदर अपन ने अप टू सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन सेक्शन बी के बारे में क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल है वो सारे डिस्कस करेंगे। इसके यहाँ तक आप अच्छे से प्रैक्टिस किए, और इसी के कंटिन्यूशन में बहुत जल्दी दूसरा वीडियो आपको सामने मिलेगा जिसमें बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर देंगे। थैंक यू।